नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज किशोर साहू के किस्से की तीसरी कड़ी। अभी तक 2 कड़ियाँ जा चुकी हैं, शायद आपने देख ली हो। नहीं देखी हो तो फिर से आप उनको देख लें, पीछे पलट कर देख लें। आज तीसरी कड़ी की मैं बात करूँगा। अभी हम उनके बचपन में हैं, उनके बचपन की बातें समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं आगे बात करूं इसके पहले आपसे आग्रह करूंगा कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें, हमारे साथ चलें और ऐसे किस्से के लिए प्रोत्साहित करें। तो आज मैं बात करूंगा उनके बचपन की, जिसमें कुछ एक प्रसंग उनके आत्मकथा से हमने लिए हैं और उन्हीं को अपने ढंग से मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे कि वे बचपन से ही आशावादी रहे और मानते थे कि इच्छा और आशा दोनों का संतुलन बन जाए जीवन में तो किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। और यह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बार बार करके दिखाया। उन्होंने जब भी जो लक्ष्य तय किया और जो भी इच्छा हुई उनको, उससे एक आशा बना के रखी और उसे हासिल किया। और इसके प्रसंग उनकी आत्मकथा के आगे के हिस्से में आएंगे, जब वे फिल्मों में आए और किस तरीके से उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं पूरी की। बचपन में उन्हें चीज़ें जमा करने का शौक़ था। उन्हें एक देवदार का बक्सा मिल गया था बचपन में, और उस देवदार के बक्से में वे सारी खूबसूरत चीज़ें जो उन्हें पसंद आती थी वह उसमें जमा करते थे। और यह सिलसिला लगभग उनके मैट्रिक तक पहुंचने तक चलता रहा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस बक्से में, उस संदूक में क्या क्या रखा हुआ था। उन्होंने अपने आत्मकथा में इसका हवाला दिया है और बताया है, गिनवाया है कि उसमें क्या क्या था। तो उसमें फानूस का रंगीन लोलक था, बया का घोंसला था, मेले से खरीदी हुई सीटियाँ थीं, काठ की बनी हुई तिकोनी गुड़िया थी जो आज भी मिलती है, कांच की रंग बिरंगी गोलियां थीं, तितलियां थीं, किताबों के पन्ने में दबाए गए फूल थे अंदर रखे हुए, सीप, शंख, घोंगे, चिकने पत्थर जो जाहिर सी बात है कहीं समुद्र के किनारे से लाया होगा उन्होंने, जेब घड़ी की टूटी हुई चेन, छाते का हाथी दांत का हैंडल, धोतियों के लेबल, रंगीन चौक, इत्र की रंग बिरंगी शीशियाँ, लाख की चूड़ियाँ, एक बड़ा सा लट्टू, हिरन की नकली आँख, चीन की विदेशी गुड़िया, मखमल की टोपी और सीप का 1 रुपया। इतनी सारी चीज़ें, ये उनका खजाना था और इस खजाने को उन्होंने बहुत संभाल कर रखा था मैट्रिक तक। बाद में इसका क्या हुआ या उन्होंने छोड़ दिया, खो गई चीज़ें, इसका कोई हवाला नहीं मिलता। अगर बात के प्रसंग में मिला तो मैं ज़रूर बताऊंगा। उन्होंने लिखा है कि बचपन में सबसे पहले उन्होंने जो जानवर देखा, जिस जानवर को पहचाना, वह हाथी था और एक हाथी का बच्चा उनके दरवाजे पर रहता था। बताते हैं दादाजी जो उनके थे वो दीवान थे एक रियासत के, और शुरू में वह कहीं और रहते थे, लेकिन बाद में रियासत के काम के सिलसिले में उनको उसी महल में जगह मिल गई थी रहने के लिए, तो वहीं रहने लगे थे। राजा बहादुर भूपदेव सिंह के रियासत में थे, उनका निधन हो चुका था। उनके बेटे शराबी निकल गए थे और वे बिल्कुल परवाह नहीं करते थे कि क्या हो रहा है चीज़ों में, घटनाएं क्या घट रही हैं। इसलिए पूरी रियासत की देखभाल सब उनके दादाजी के कंधों पर आ पड़ी थी। इन्होंने खुद लिखा है कि ये लोग मूलतः जो आज छत्तीसगढ़ है वहाँ के नहीं थे। इनका परिवार राजस्थान से आया था और राजस्थान से इनके दादाजी के दादाजी लगभग 250 साल पहले, जिनका नाम मान सिंह था, वे आए थे
और नागपुर के पास आकर बसे थे। बाद में उनका ख़ानदान बहुत बड़ा हुआ, जैसा कि होता है, बेटे पोते तमाम लोग आते गए और फिर उनका परिवार बढ़ता गया। नागपुर से लेकर रायपुर तक में इनके परिवार के सारे लोग बस गए और उन्होंने ज़मींदारी शुरू की, खेती बाड़ी की, सूद पर पैसे दिए और धीरे धीरे उनके नाम से सिंह उपनाम गायब होने लगा। और शायद पेशे के अनुसार उन्होंने अपने सरनेम बदले। वे खुद को गुप्ता, राय, सेन, शिवहरे और महोबे आदि कहने लगे थे। उनके नाम के आगे वे नाम जुड़ने लगे थे। किशोर साहू के दादा नागपुर के पहले मैट्रिक छात्र थे। उन्होंने अंग्रेजी से मैट्रिक की परीक्षा दी थी और उत्तीर्ण हुए थे। वे अच्छी अंग्रेजी बोलते थे और सरकारी कामकाज में बड़े साहबों से मिलने में उनकी खास रुचि थी और वे उनसे पीछे नहीं हटते थे। लेकिन वे छोटे साहब के नाम से बहुत मशहूर हुए। छोटे साहब इसलिए भी कहा जाता था उस ज़माने में कि जो भारतीय होते थे इस तरीके के जॉब में आते थे, वे भारतीय उन्नति करके, तरक्की करके ज़्यादा से ज़्यादा छोटे साहब के ओहदे तक पहुंच पाते थे। बड़े साहब का जो ओहदा होता था वो हमेशा अंग्रेज़ों को दिया जाता था, वह इनको नहीं मिल सकता था। तो इनके दादाजी छोटे साहब तक हो गए थे। दादा ने अपना नाम आत्माराव साव कर लिया था और साव ही बाद में साहू हो गए, जिससे किशोर साहू को नाम मिला किशोर साहू। किशोर साहू बचपन में कभी दादाजी के पास, कभी अपने पिताजी के पास। पिताजी को वे जी कहा करते थे, केवल जी। यह मेरे लिए भी नया संबोधन है, शायद आपके लिए भी नया संबोधन हो कि कोई अपने पिता को सिर्फ जी कहकर बुलाए। उनके पिता कन्हैया लाल साहू 8 भाई बहन थे, 4 भाई और 4 बहन। और पिताजी जब बड़े हुए उनकी नौकरी लगी, पास के ही शहर में नौकरी करने लगे। वो शहर था गोंदिया। गोंदिया में ही किशोर साहू लिखते हैं कि उनके छोटे भाई का जन्म हुआ, जो सुशील से भी छोटा था, तीसरा भाई। उसका नाम प्रकाश रखा गया। और माँ बताती थी कि जब वह हंसता था तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी आभा आ जाती थी, चमकता था चेहरा उसका। दूसरे लोगों ने भी ये देखा था और तब लोग मानने लगे थे कि ये ज़रूर किसी न किसी महापुरुष या योगी का पुनर्जन्म हुआ है। विलक्षणता उसमें थी और इससे सभी चकित रहते थे। शायद इसी विलक्षणता की वजह से प्रकाश की उम्र 6 महीने ही रही। 6 महीने में उनका निधन हो गया था। बाद में उनकी बहन इंदु का जन्म भी गोंदिया में हुआ और ये लोग गोंदिया में ही रह रहे थे। गोंदिया का हवाला देते हुए उन्होंने 2 लड़कियों का जिक्र किया है, फ्लोरा और रोज़ी। फ्लोरा और रोज़ी क्रिश्चियन लड़कियां थीं, वे इनके यहाँ आया करती थीं। फ्लोरा बड़ी थी, वो साड़ी पहनती थी। रोज़ा छोटी थी, 17-18 साल की, और ये रोज़ा के प्रति आकर्षित हो गए थे। इन्होंने पूरे डिटेल में उसका वर्णन किया है कि कैसे बच्चे में औरतों को लेकर किस प्रकार का आकर्षण होता है। मेरे अंदर भी वो आकर्षण था और मैं रोज़ी के प्रति वह आकर्षण महसूस करता था। वह जब भी आती थी तो मैं खुश हो जाता था। इनके पिता को कॉलिक नाम की एक बीमारी होती है, जो पेट की बीमारी है, उसकी शिकायत हो गई थी और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। बाद में एक साधु उनको मिला, उस साधु ने उनका इलाज किया। वो साधु आता था और कागज़ पर कोई मंत्र लिख के एक गिलास में डाल देता था और फिर उनके पिताजी से कहता था, इसका पानी पी लीजिए, आपको आराम महसूस होगा। ऐसा वे करते थे। कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव रहता होगा या प्रभाव में रहते होंगे। थोड़ी देर के लिए उन्हें लगता था कि कुछ आराम हो रहा है, लेकिन वास्तव में कोई आराम नहीं मिलता था।
किशोर साहू ने लिखा है कि मैं उस समय बहुत प्रभावित था उस साधु से, उसके बोलने के तरीके से, उसके इस इलाज से, लेकिन बाद में पता चला कि वह और कुछ नहीं, वह पाखंडी था और उसने इनके पिताजी को ठगा था। तो ये रही तीसरी कड़ी। फिर हम बात करेंगे अगली बार चौथी कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चलते चलते आप बाय मी ए कॉफ़ी के लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें। फिर से शुक्रिया।